गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। अपने 5th चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो है एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। पहले में हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने ओशियंस के बारे में पढ़ा। आज जो है हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले में हमने हाइड्रोस्फेयर के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 जो है इस चैप्टर को खत्म करने की तरफ हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। आज जो है बेटा मैं आपको ये फिगर समझाऊंगी, आप इसको लेसन को रीड खुद से करेंगे, ठीक है। तो ये फिगर जब आपके समझ में आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में जो है कौन कौन सी बेसिकली जो है क्या क्या यहाँ पर कौन कौन से जो अलग अलग लेयर्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, ठीक है। तो अलग अलग लेयर जो है यहाँ पर दिखा रखी है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है। ये सारे जो है ये सारे जो है एटमॉस्फेयर के ही पार्ट हैं। ये आपको अपने बुक में बनाना है, नोटबुक में ये फिगर बनाना है। इसका जो है आप नाम देंगे, इसका टॉपिक का इसका नाम देंगे कि ये इसका पिक्चर का नाम देंगे लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर के। फिर उसके बाद ये सब चीजें आप दिखाएंगे एक्टिविटीज के किसके अंदर कौन सी एक्टिविटी होती है, क्योंकि उस एक्टिविटी के आधार पर ही जो है हम इन अलग अलग लेयर्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो हमारी पृथ्वी है, आप सब बच्चों को पता है कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है और जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के नाम से जानते हैं, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इस तरह जो है सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो वायुमंडल है, हम लोगों को देखो यहाँ पर बहुत सारे काम करने होते हैं, ठीक है। वायुमंडल की एक पतली सी परत होती है, इस ग्रह का महत्वपूर्ण और अटूट भाग होता है जो, तो यह जो वायु होती है ऐसी, ये जो होती है ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं बेसिकली, और यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो है इस तरीके से सिस्टम होता है। तो वायुमंडल सबसे पहले हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की हम बात करते हैं। यहाँ पर जो वायुमंडल का जो 1600 मीटर तक का 1600 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जो फैला हुआ है वायुमंडल, उसके अंदर जो भी उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, उसका जो टेम्परेचर होता है, उसके अंदर जो भी सारी जो होते हैं अन्य के आधार पर जो है 5 परतों में हमने इसको बांटा है। जो जितने अलग अलग पार्ट्स हैं ये सारा टोटल जो है 1600 किलोमीटर तक का जो है एरिया है, इसको हमने अलग अलग एरिया को किस आधार पर बांटा हुआ है, हमने इसको जो है टेम्परेचर के आधार पर और भी कुछ खास बातें होती है जिनके आधार पर हमने इसको बांट लिया है। और वो कौन कौन सी अलग अलग लेयर्स है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये अलग अलग हमारी जो है इसकी वायुमंडल की यानी कि एटमॉस्फेयर की अलग अलग जो है हमारी लेयर्स हैं। उसमें सबसे पहले वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनता है, ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन dry air, nitrogen 78%, oxygen 21%, and other gases like carbon dioxide, argon, and other comprise 1% बाय वॉल्यूम। ये यहाँ पर ये बता रहे हैं बेटा कि वायुमंडल मुख्यतः क्या होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सा बना होता है जो कि एक साफ और शुष्क हवा का 99% भाग होता है, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है कितने भाग में फैला हुआ है, वो 78% में, ऑक्सीजन 21 में, और दूसरी गैसें जो है वो टोटल 1% हमारे पास इस एनवायरनमेंट में होती है। सबसे ज्यादा हमारे को सांस लेने में काम कौन सी गैस आती है, ऑक्सीजन गैस की हमको सांस लेने में आवश्यकता होती है। और जबकि नाइट्रोजन क्या करती है, प्राणियों की जो है उनके प्राणियों के जैसे जो है नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो नाइट्रोजन है वो भी क्या करती है बेटा, नाइट्रोजन भी जो है वो भी अन्य प्राणियों के वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को क्या कर लेती है, उसको अवशोषित कर लेती है, उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे कि पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी बहुत आवश्यक होती है, ठीक है। तो इस तरीके से होती है कीपिंग द प्लैनेट वार्म। इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ये
बहुत ज्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ये तो जो है द डेंसिटी ऑफ। इसके बाद क्या कहते हैं कि ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती जाती है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं हम, तो टेम्परेचर जो है वो बदलता जाता है। ठीक है, ये समुद्र ये क्यों बदलता जाता है बेटा, कि यह जो होता है कि ये बेसिकली ये किसके कारण होता है, ये समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है, जहां जैसे जैसे हम ऊपर चल की तरफ जाते जाते हैं तो वो क्या होता जाता है, वो वायुमंडल का जो प्रेशर होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, जैसे आपने सुना भी होगा कि पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पे सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है बेटा एयर वहां पे कम हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन वहां पर कम होती है। तो ऊंचाई पर सांस लेने के लिए जो है उनको अपने साथ क्या करना पड़ता है, फिर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। जैसे जैसे जो है ऊपर की तरफ जाते जाते हैं, तापमान भी क्या होता जाता है, धीरे धीरे घटता जाता है। ठीक है, और वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव बढ़ता जाता है। और उसके साथ ही बेटा क्या होता है कि यह एक स्थल से दूसरे स्थान पर क्या होता जाता है, ये चेंज होता जाता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दबाव महसूस हो सकता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम हो सकता है। वायु क्या होता है कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। तो इस तरीके से जो हवा होती है वो इस तरीके से चलती है, वो उच्च दाब से, यानी कि हमको जो है यूं लगेगा कि जो है धीरे धीरे जैसे जैसे वायु ऊपर जाती जाएगी तो उसका प्रेशर जो है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी आ जाता है बेटा कि जो है पेज आ जाते हैं थोड़ा सा, कि एयर, व्हाट डू यू मीन बाय एयर, तो मूविंग एयर इज नोन एज विंड। तो विंड, व्हाट डू यू मीन बाय विंड, विंड मीन्स मूविंग एयर इज नोन एज विंड। तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि बायोस्फीयर की बात करते हैं हम। देखो ये अलग अलग जो होते हैं बेटा, ये अलग अलग पार्ट्स हैं, वहां पर अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज होती रहती हैं। ये अलग अलग दे रखे हैं आपके लिए, अभी इतना ही जानना काफी है। उसके बाद आगे देखो बायोस्फीयर के बारे में बता रखा है। बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवमंडल हम जिसको कह रहे हैं, जीवमंडल सबसे इंपॉर्टेंट है बायोस्फीयर, ये दिखा रखा है देखो। ठीक है, बायोस्फीयर जहां पर जल भी होता है, हवा भी होती है, हवा ये सारी चीजें होती हैं, उसके बीच का एक पार्ट होता है जिसको हम जीवमंडल कहते हैं। यह वह भाग होता है जहां जीवन मौजूद होता है और जहां जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर के बड़े बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित यहाँ पर सभी प्राणी जीवित रहने के लिए क्या करते हैं बेटे, एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े रहते हैं। ठीक है, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद कहते हैं द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली be divided into the plant kingdom and the animal kingdom। ठीक है, जिसको जो है ये किस तरीके से दो भागों में, एक तो जंतु जगत के और दूसरा पादप जगत, यानी कि एक में तो जीव जंतु होते हैं और दूसरे में पेड़ पौधे होते हैं, उसमें हमने इसको बांट रखा है जीवमंडल को, बायोस्फीयर को। ठीक है, उसके बाद आगे कहते हैं पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते रहते हैं। आपस में ये एक दूसरे के साथ जो है कुछ ना कुछ ये एक दूसरे को इफेक्ट करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग और नीड्स ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉयल फ्रॉम स्लोप्स। ये जीवमंडल जो है, ये जो भी गतिविधियां यहाँ पर चलती रहती है, ये सब आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है असर डालते हैं। जैसे एग्जांपल देकर के बताया कि उनके अगर मान लो लकड़ी को अगर हम काटते हैं और खेती के लिए अगर हमने वनों को काट लिया, ठीक है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने वनों को काट लिया, तो इससे क्या होगा बेटा, इससे जो है सॉइल इरोजन हो जाएगा, मिट्टी का जो बहाव है वो ज्यादा तेजी से होने लगेगा और धीरे धीरे जो है मिट्टी की जो क्वालिटी है, उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि ज्यादा पेड़ काटने से इस तरीके से
ये प्राकृतिक आपदाएं भी फ्यूचर में आ सकती हैं, ये हमारे को इसका भी सामना करना पड़ सकता है। जैसे ये सुनामी जो है रिसेंटली आई थी, उसका एग्जांपल हमको दे करके बताया है। इसके अलावा जो है नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक अर्थक्वेक यानी कि भूकंप भी आ सकते हैं, अगर हम जीवमंडल में ज्यादा जो है इस तरीके से पृथ्वी के प्राकृतिक जो हमारे जो भी नेचुरल जो हमारे पास साधन है, रिसोर्सेज, अगर उनके साथ हम ज्यादा जो है उनका मिसयूज करेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कहते हैं कि जैसे जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो सारा का सारा क्यों डूब गया था, वो जब सुनामी आई थी तो उसमें वो डूब गया था। झीलों तथा नदियों में भी पानी क्या हो जाता है, वहां पर भी जो है अगर मान लीजिए वहां पर जो है गंदा पानी उन झीलों और नदियों में मिला दिया जाएगा, कूड़ा करकट उनमें डाला जाएगा, तो उससे भी क्या हो जाएंगी, वो नदियां जो है वो दूषित हो जाएंगी। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल का मतलब क्या है कि अगर जो खराब चीजें जो भी हैं, अपशिष्ट पदार्थ जो भी हैं, अगर उनको डाला जाएगा नदियों में तो वो भी क्या हो जाएंगी, वो भी दूषित हो जाएंगी, उनका पानी भी पीने लायक नहीं रहेगा और नदियों के अंदर रहने वाले जीव जंतु भी क्या हो जाएंगे, उनकी भी लाइफ खराब हो जाएगी। इट आल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी कि वो सब तरीके से जो है इस तरीके का गंदा पानी जो है वो सबके लाइफ के लिए खराब ही रहेगा। इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर। इसके अलावा और क्या बताया गया बेटा, यहाँ पर बता रहे हैं कि उद्योगों और जो ये थर्मल पावर प्लांट लगाते हैं वहां से जो भी निकलता है वायु प्रदूषण जो भी निकलता है, वो पोल्यूशन जो भी निकलता है वो सब भी क्या करता है, वो भी इस बायोस्फीयर को खराब करता है, इसको जो है एनवायरनमेंट को, जीवमंडल को खराब करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो किसका कारण बन सकता है, वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण हो सकता है। देयर इज दस ए नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ। तो इसलिए ये कह रहे बेटा कि हमें क्या करना चाहिए, ये हमें जो है जो भी हमारे को पृथ्वी की तरफ से जो भी प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उनका हमें जो है एक लिमिट से ही प्रयोग करना चाहिए, हद से ज्यादा जो है उनका प्रयोग करके उनको खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर हम जो है इस तरीके से रिसोर्सेज को ये क्या कर रहे हैं, फिर आगे कह रहे हैं कि रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फेयर, द एटमॉस्फेयर एंड दी हाइड्रोस्फेयर। अगर हम इनका जो है प्राकृतिक जो हमारे पास जो भी हमारे को मिला हुआ है प्रकृति की तरफ से जो भी हमारे को साधन मिले हुए हैं, अगर देखो हमारे को बायोस्फेयर में जो भी कुछ मिला हुआ है अगर हम उसको ठीक तरीके से यूज करेंगे, बैलेंस्ड वे में यूज करेंगे, तो हम लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फेयर तीनों को क्या कर सकते हैं, तीनों को सेव कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेसन इज फिनिश। तो अब आप अपने क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इसमें क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आंसर्स हैं, सारे तकरीबन आपकी बुक में, आपके अंदर से ही बुक में से मिल जाएंगे। ठीक है, व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। जो फिर 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ जैसे आपको बताया गया है कौन कौन से हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर, ये हो गए 4 डोमेन्स। उसके बाद नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ, कौन कौन सी कॉन्टिनेंट्स हैं हमारी, वो आप बताएंगे, 7 कॉन्टिनेंट्स, उसके नेम बताएंगे। नेम द 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लाई एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, वो आप देख करके वीडियोस को आप आंसर्स खुद से ढूंढ सकते हैं आसानी से। नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये अभी जो पीछे आपको मैंने बताया लेयर्स ऑफ द अर्थ, ये सारी कौन कौन सी लेयर्स हैं। ठीक है, ये सारा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर और उसके बाद एक्सोस्फेयर, ये सारी ये लेयर्स ऑफ द अर्थ हैं, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर हैं, सॉरी। और वाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, वो आपको मालूम है क्यों हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं इसको। वाई इज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फेयर। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं इजी क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, आप इनको अपने आप से भी ढूंढ सकते हैं और मैं आपकी हेल्प करूंगी, आपको मैं क्वेश्चन आंसर्स जो है बताऊंगी, आप उस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, ये देखो आगे जो है टिक मार्क वाले दिखा रखे हैं। द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया इज द यूराल। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट बता रखा है ये सब आप जो है खुद से ढूंढेंगे। मैं अगर आपको सब कुछ करवा दूंगी तो फिर इतना डीप तरीके से पढ़ाने का क्या फायदा।
ठीक है, आप ये सब चीजें जो है लेसन को अच्छे से रीड करेंगे और उसमें से खुद से ढूंढ के करेंगे। और आप बच्चे चाहें तो क्वेश्चन आंसर्स के बीच में जो है ये अपना सुंदर सा ये डायग्राम बना सकते हैं, ये इस तरीके की पिक्चर बना सकते हैं जिसमें आप हेडिंग लेंगे इसके द बायोस्फेयर में आप ये दिखाएंगे एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फेयर है और इधर पानी में दिखाएंगे, इधर हाइड्रोस्फेयर है जो। ठीक है, आप इस तरीके से जो है अपने लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के ये जो है ये आपको ड्रॉ करना है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, ये एक बीच में रह गया था हमारा जो मैं आपको बता रही थी कि इस्थमस क्या होता है। बेसिकली जो लैंड के थ्रू जब दो कंट्रीज जुड़ती है उसको हम इस्थमस कहते हैं। ठीक है, ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मासेस। तो ये देखो, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका को ये जोड़ रही है। इस्थमस ऑफ पनामा जिसका नाम था, ये आपके 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जो है इंडिया और श्रीलंका को जो जोड़ती है उसका नाम आ सकता है। उस स्ट्रेट का क्या नाम है, देखो, नेम दी स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो इसको जो है इसका क्या नाम है, इसका जो है जल संधि का नाम है पाक जल संधि इसका नाम है। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे बता रखा है कि स्ट्रेट क्या होता है। बेसिकली ए स्ट्रेट इज ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सी एंड ओशियन। ठीक है, ये यहाँ पर जो है स्ट्रेट है, पाक जल संधि है, ये इस्थमस है यानी कि लैंड है ये। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्ट्रेट एंड इस्थमस, ये भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो जब जो है पानी के थ्रू आपस में दो कंट्रीज जुड़ती हैं बेटा, तो उसको तो हम स्ट्रेट कहते हैं, और जब लैंड मासेस के थ्रू जुड़ती है तो फिर उसको हम इस्थमस कहते हैं। ठीक है, ओके, नाउ लेसन इज डन। ये आप जो है लेसन को अच्छे से देखेंगे, 1-1 नंबर के लिए है। और जो है शॉप से जो है एक वर्ल्ड का मैप खरीद के लाएंगे, और एक नहीं बल्कि 3-4 वर्ल्ड के मैप खरीद के लाएंगे, और बुक में से देख करके वर्ल्ड का मैप भर करके और कॉपी में इसको भी आप पेस्ट करेंगे कॉपी के अंदर। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।